हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी स्टडीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर के रूप में। ये आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड दिस कि सीआरपीसी का जो टॉपिक है समन और वारंट केसेस, ये समन और वारंट केसेस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकता है, चाहे वो शॉर्ट नोट की फॉर्म में हो या फिर वो लॉन्ग आंसर के रूप में हो या आपका डिफरेंस बिटवीन में हो। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन लिया है क्योंकि डिफरेंस से ही आपको शॉर्ट आंसर भी आपका तैयार हो जाएगा और एक लॉन्ग आंसर भी आपका रेडी हो सकता है अगर आपको की पॉइंट्स याद हुए तो आप आज की जो क्लास है इसको बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट कि आपका एक इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर हो जाए, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाए बहुत ही जल्दी से कुछ मिनटों के अंदर में। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। समन केसेस और वारंट केसेस के बीच का डिफरेंस मैं आज आपको लोगों को बताने जा रही हूँ। समन केसेस क्या है और वारंट केसेस क्या है। देखिए, वारंट केसेस या समन केसेस की अगर मैं बात करूं तो सीआरपीसी के अंदर में इनको डिफाइन किया गया और वारंट केसेस में ये कहा गया कि वो सभी केसेस या वो सभी ऑफेंसेस जिनके लिए पनिशमेंट इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ हो, डेथ पनिशमेंट हो, कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, या फिर इम्प्रीजनमेंट एक्सीडिंग 2 years हो। इन तीनों ही केसेस में जितने भी ऑफेंसेस होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, उन केसेस को हम क्या नाम देंगे, वारंट केसेस नाम देंगे। जो भी ऑफेंसेस इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ देते हों या फिर इम्प्रीजनमेंट एक्सीडिंग 2 years किए गए हों या फिर डेथ पनिशमेंट जिनमें हो, वो सभी ऑफेंसेस कहां पर आएंगे, वारंट केसेस की कैटेगरी में आएंगी। अदर देन दीज ऑफेंसेस आर इन समन केसेस कैटेगरी। बात समझ आती है। मोटा मोटी तौर पे आपको यह समझ आ गया कि समन केसेस में एज सच कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, लेकिन समन केसेस में यह बोल दिया गया कि वारंट केसेस में जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सबको हटा करके जो भी केसेस बचते हैं वो सब समन केसेस में आ जाएंगे। अगर मैं इन शॉर्ट आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो समन केसेस छोटे छोटे ऑफेंसेस हो सकते हैं और जो वारंट केसेस हैं उनके अंदर में बड़े बड़े ऑफेंसेस होते हैं जिसके लिए इम्प्रीजनमेंट, सोचिए लाइफ तक की इम्प्रीजनमेंट हो सकती है और इम्प्रीजनमेंट एक्सीडिंग 2 years हो सकती है। साथ ही साथ डेथ पनिशमेंट यानी कि कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है किसी किसी ऑफेंस में। बात समझ आ रही है। तो वारंट केसेस जो हैं वो बड़े बड़े ऑफेंसेस के लिए होते हैं और समन केसेस जो हैं वो छोटे लेवल के केसेस के लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना जो डिफरेंस है इसको एक बार शुरू करते हैं। समन केसेस और वारंट केसेस के बीच का अंतर मैंने आपको बता दिया है। अब हम शुरू करते हैं समन केसेस में। फर्स्ट जो डिफरेंस है समन केस या वारंट केस में हम क्या डिफरेंस देखते हैं। देखो, बोर्ड पर मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए और जो भी इस चार्ट पर लिखा है वो आप टू द पॉइंट लिख लीजिए। कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करवाऊंगी, वो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है। समन केसेस में हमने पनिशमेंट की बात की। पनिशमेंट जहां पर एक अक्यूज्ड को मैक्सिमम 2 years की अवार्ड की जाएगी वो समन केसेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए मैक्सिमम 2 years, जहां अक्यूज्ड मैक्सिमम 2 years तक की इंप्रीजनमेंट अवार्ड किया जाएगा उसको हम समन केसेस की कैटेगरी में डालेंगे। और वारंट केसेस में अभी मैंने आपको बताया था जहां पर पनिशमेंट क्या क्या होगी, लाइफ इंप्रीजनमेंट या एक्सीडिंग 2 years या फिर इसके अलावा डेथ सेंटेंस, जहां पर डेथ सेंटेंस होगा। ये तीनों ही केसेस कहां पर आएंगे, इस तरीके के ऑफेंसेस अगर किसी अक्यूज्ड ने किए हैं तो उसको वारंट केसेस की कैटेगरी में हम डालेंगे। मतलब वारंट केसेस में जो पनिशमेंट है वो ये 3 तरीके से पनिशमेंट हो सकती है। जो अक्यूज्ड है उसको अवॉर्ड किया जा सकता है लाइफ इंप्रीजनमेंट से 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट के लिए, इंप्रीजनमेंट जिसको हम बोलते हैं, या फिर डेथ सेंटेंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है दैट इज समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब क्या है पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा।
समरी ट्रायल का मतलब होता है वो ऑफेंसेस जिनको स्पीडी डिस्पोजल किया जाता है। स्पीडी डिस्पोजल जब किया जाता है कुछ ऑफेंसेस का, तो उसको हम समरी ट्रायल के अंदर में डालते हैं। ठीक है जी। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ऐसे ऑफेंसेस जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, जिनको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोलते हैं, यानी कि बेलेबल ऑफेंस है वो। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल मतलब नॉन सीरियस, बेलेबल ऑफेंसेस। ठीक है, तो उसमें हम समरी प्रोसीजर भी अडॉप्ट कर सकते हैं अक्यूज्ड को कॉन्विक्ट करने के लिए, यानी कि जेल में बंद करने के लिए, सजा सुनाने के लिए, या फिर उसको एक्विट भी कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो समरी ट्रायल यानी कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ऑफेंसेस इज नोन एज समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल के अंदर में हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो कि मैक्सिमम 2 इयर्स तक की इंप्रीजनमेंट के लिए देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए, समरी ट्रायल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है अक्यूज्ड को कॉन्विक्ट करने के लिए या फिर एक्विट करने के लिए, एक्विटल के लिए। डन, क्लियर है? एक्विट यानी रिलीज करना, और कॉन्विक्ट यानी कि जेल में डालना। नाउ यहां हम बात करें तो वारंट केसेस के अंदर में विटनेस को हियर करना होता है। जो विटनेसेस होते हैं उनको सुनना होता है। यहां समरी ट्रायल के जैसा कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो विटनेसेस को हियर करना होता है फाइनल कंक्लूजन पे आने के लिए, या फिर ये डिसाइड करने के लिए कि एक पर्सन के अगेंस्ट गलत हुआ है या नहीं हुआ। ये डिसाइड करने के लिए विटनेसेस को हियर करना होता है, विटनेसेस को सुनना होता है। ठीक है, तो एक पर्सन के अगेंस्ट दैट ऑफेंस अगेंस्ट, मेरे साथ साथ नोट करिएगा, अ पर्सन or not, whether the offense against a person happened or not, ये डिसाइड करने के लिए विटनेसेस को सुनना होता है। यहां पर समरी ट्रायल यानी स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ऑफेंसेस का एज सच कोई प्रोविजन अडॉप्ट नहीं किया जाता है। समरी ट्रायल का कोई प्रोसीजर नहीं होता वारंट केसेस में। थर्ड है, यहां पर केवल 1 प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। यहां केवल 1 प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बाय मैजिस्ट्रेट। यहां केवल 1 प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बाय मैजिस्ट्रेट कि ऑन पुलिस रिपोर्ट है, या फिर जो केस है वो पुलिस रिपोर्ट पे है, या फिर कंप्लेंट पे है। तो आप यहां लिख लीजिए, वेदर अ केस ऑन पुलिस रिपोर्ट और ऑन कंप्लेंट, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है जी। लेकिन यहां पर 2 प्रोसीजर फॉलो किए जा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के थ्रू। कौन कौन से? पुलिस रिपोर्ट, अ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर देन पुलिस रिपोर्ट। आप बोलोगे मैडम ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं बताती हूं, टेंशन मत लो। ध्यान दो, यहां पर मैंने और लिखा है और यहां मैंने एंड लिखा है। और का मतलब होता है या तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा या फिर ये प्रोसीजर फॉलो होगा। कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे समन केसेस के लिए मैजिस्ट्रेट? या तो पुलिस रिपोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करेंगे या फिर कंप्लेंट का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। दोनों के प्रोसीजर, दोनों में से किसी एक का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, या तो ये या तो ये। लेकिन वारंट केसेस में 2 प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट, पुलिस रिपोर्ट वाला और अदर देन पुलिस रिपोर्ट वाला भी। बात समझ आती है? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अगर रह गया है तो किसी का। तो ट्रायल के लिए कौन, यहां एक प्रोसीजर फॉलो होगा जबकि यहां पर 2 प्रोसीजर फॉलो हो सकते हैं मैजिस्ट्रेट के थ्रू। नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज फ्रेम होते हैं, आपने सुना होगा ना, चार्जेस लगे हैं, ये चार्ज लगा है किसी पर्सन पे, ये चार्ज लगा है।
तो जब अक्यूज्ड के लिए चार्ज फ्रेम हो रहे होते हैं तो वो चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी है या नहीं है? समन केसेस में नेसेसरी नहीं है, जबकि वारंट केसेस के अंदर में नेसेसरी हो जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर नॉट नेसेसरी लिख लीजिए, यहां नॉट नेसेसरी, जबकि यहां पर नेसेसरी हो जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्जशीट तैयार होती है, पता है ना आपको, सुना होगा बहुत बार कि चार्जशीट तैयार हो रही है, उसमें चार्जेस बताए जाते हैं कि कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन, देखो कोई भी अक्यूज्ड को केवल एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन समन केसेस कि वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से, प्रोसिक्यूशन यानी कि अदर पार्टी, ठीक है, जिसने एलिगेशंस लगाए, क्रॉस एग्जामिनेशन की विटनेसेस से, प्रोसिक्यूशन के जितने भी विटनेस हैं, प्रोसिक्यूशन के विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अक्यूज्ड के पास केवल एक अपॉर्चुनिटी होती है इन समन केसेस। मैंने यहां लिखा है वन ओनली, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करती चल रही हूं तो आप एक बड़ा आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जबकि वारंट केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन अक्यूज्ड मोर देन वन टाइम्स कर सकता है फ्रॉम द विटनेसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। मैंने यहां लिखा है मोर देन वन टाइम्स। किससे कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन? फ्रॉम द विटनेसेस of accused, from the witnesses of prosecution। ठीक है, डन, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। देखो अगर एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट हुआ समन केसेस में, जिसने कंप्लेंट की वही नहीं आया, तो उस केस में क्या किया जाएगा? अब जो बेचारा अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो प्रेजेंट हुआ है, लेकिन जिसने कंप्लेंट किया वो तो कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा है ना। तो समन केसेस के अंदर में एक प्रावधान है कि अगर एब्सेंस है कंप्लेनेंट की, तो उस केस में एक्विटल को अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाएगा, यानी रिलीज कर दिया जा सकता है। ठीक है, जबकि वारंट केसेस के अंदर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। अगर कंप्लेनेंट नहीं आया तो जो मैजिस्ट्रेट हैं वो डिस्चार्ज कर देंगे, यानी कि फ्री कर देंगे अक्यूज्ड को। डन है, यहां एक्विटल होता है, ध्यान रखिएगा, वर्ड्स का सारा गेम होता है एग्जाम के अंदर। एक्विटल कर दिया जाएगा यानी रिलीज कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज यानी कि फ्री कर दिया जाएगा अक्यूज्ड को। ठीक है जी। नाउ 7th पॉइंट हमारा जो डिफरेंस का है वो है समन केसेस में कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन। बताओ कंप्लेंट विड्रॉ की जा सकती है या नहीं की जा सकती? यस, समन केसेस में जो कंप्लेंट है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। समन केसेस में कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। यहां लिख लीजिए, मैजिस्ट्रेट की परमिशन से विड्रॉ किया जा सकता है, विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन बाय कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट की है वही ऑब्वियसली कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट की परमिशन से। ठीक है, लेकिन वारंट केसेस में कंप्लेंट विड्रॉ कभी नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन यहां पर नहीं है। 8th पॉइंट हमारा डिफरेंस का क्या है? प्रोसीडिंग्स में स्टॉप एट एनी स्टेज। प्रोसीडिंग्स यानी कि कार्यवाही, जो भी कार्यवाही चल रही है वो किसी भी स्टेज पर स्टॉप की जा सकती है विदाउट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। तो आप यहां लिख लीजिए, मेरे पास तो स्पेस नहीं है बट फिर भी आई एम ट्राइंग, विदाउट प्रोनाउंस जजमेंट। प्रोसीडिंग्स में स्टॉप्ड एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट। ठीक है, कार्यवाही को कभी भी किसी भी स्टेज पर
रोका जा सकता है बिना जजमेंट प्रोनाउंस किए हुए, ठीक है जी। जबकि यहां इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है वारंट केसेस के अंदर में। देखो मैंने लिखा है ना, नो सच प्रोविजन टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज, ठीक है, ये वारंट केसेस का है। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, लास्ट 9th पॉइंट हमारा क्या है, आफ्टर कॉन्विक्टिंग। आफ्टर कॉन्विक्टिंग किसको कॉन्विक्ट कर रहे हैं बताओ, किसको जेल में डाल रहे हैं? अक्यूज्ड को ना, भूलना नहीं है, अक्यूज्ड को जेल में डाल रहे हैं, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन कौन है? जिसने केस किया है, डन, जिसने एलिगेशंस लगाए हैं। आफ्टर कॉन्विक्टिंग द अक्यूज्ड, मैजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक एविडेंस। मैजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक एविडेंस, मैजिस्ट्रेट एविडेंस नहीं ले सकता है। अगर उसने कॉन्विक्ट कर दिया है अक्यूज्ड को, जेल में डाल दिया है अक्यूज्ड को, तो वो उसको फिर जो एविडेंसेस हैं उनको नहीं ले सकता है। मैजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक एविडेंस आफ्टर कॉन्विक्टिंग अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज्ड प्रीवियस कॉन्विक्शन। जो भी प्रीवियस कॉन्विक्शन यानी पहले उसको जो कॉन्विक्शन हो चुका है, जिससे रिलेटेड वो जेल में जा चुका है और उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, जो भी एलिगेशंस लगे थे, अक्यूज्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया था, एडमिट नहीं किया था, जो भी एलिगेशंस लगे थे उनको उसने रिफ्यूज किया था, तो उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस वो नहीं, मैजिस्ट्रेट नहीं ले सकते हैं कॉन्विक्शन के बाद में। लेकिन वारंट केसेस के अंदर में मैजिस्ट्रेट में टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज्ड प्रीवियस कॉन्विक्शन which accused was not accepted या admitted। तो यहां पर जो एविडेंस हैं वो लिए जा सकते हैं, मैजिस्ट्रेट एविडेंस ले सकते हैं और उनको फाइंडिंग्स के रूप में रख सकते हैं। तो आप यहां एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फाइंडिंग्स। रिमाइंड माय वर्ड्स, फाइंडिंग्स वर्ड एक इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आपके आंसर को इसी तरीके से, इसी पॉइंट को ये इस तरीके से डिफरेंशिएट करेगा। तो यहां पर प्रीवियस कॉन्विक्शन में, इस पॉइंट में आप फाइंडिंग्स का जो वर्ड है वो आप ऐड कर लीजिए। फाइंडिंग्स के रूप में इसको जो मैजिस्ट्रेट है वो रख सकते हैं, फाइंडिंग्स, ठीक है जी। एविडेंस को वो फाइंडिंग्स के रूप में रख सकते हैं मैजिस्ट्रेट, डन। होपफुली आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आया होगा और एक अच्छा खासा आंसर आप लोगों का तैयार हो गया है समन और वारंट केसेस के ऊपर में। अब यहाँ आपको अगर शॉर्ट लॉन्ग आंसर लिखने आए तो मेरे हिसाब से आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इतनी सहूलियत मैंने आपको दे दी है ये छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार करवा के। ये 9 से 10 पॉइंट अगर आप रेडी कर लेंगे, और भी पॉइंट्स हो सकते थे, बट मुझे ऐसा लगा कि 9 से 10 पॉइंट्स आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। तो मैंने यहाँ 9 पॉइंट्स कवर किए हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप, जिसके अंदर में आप समन केसेस और वारंट केसेस को डिफाइन कर सकते हैं, चैप्टर्स से रिलेटेड कुछ और बातें ऐड कर सकते हैं। यहां मैंने आपको थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं, कुछ और पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जब आप समन केसेस और वारंट केसेस को रीड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। इन वीडियोस को अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आप ही की तरह कुछ और स्टूडेंट्स के ये काम आ सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।